हमारा ये तीसरा सेशन अपने अख्ताम को पहुंचा और अब आखिरी नशिस्त का आगाज़ होने जा रहा है, जिसकी मजलिस सदारत में प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही साहब और मौलाना आमिर रशादी साहब का इसमें गिरामी है। मोहतरम मौलाना आमिर रशादी साहब से गुजारिश है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। मौलाना आमिर रशादी साहब तशरीफ़ लाएँ। जनाब मौलाना फजलुर रहमान इस्लाही कासमी साहब से गुजारिश है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। मौलाना उसामा आमिर रशादी साहब से गुजारिश है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। मुफ्ती शरफुद्दीन आज़मी कासमी साहब जो बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ डाइस पर। ये आज इस एक रोज़ा इंटरनेशनल सेमिनार का आखिरी सेशन होगा। इसी तरह से जनाब डॉक्टर फिरोज तलत साहब से गुजारिश है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे दरमियान 4 मकाला नगार और हैं। यूँ तो अगर मैं तफसील पेश करूँ, बल्कि इस वक्त बता दूँ कि मेरे हाथ में जो फहरिस्त है, मुझे जो बैरून मुल्क और बैरून मुल्क यानी मुख्तलिफ शहरों से जो मकालात मौसूल हुए हैं, उनकी तादाद 60 है। तो ये बात मैं सबको यहाँ पे बुला भी नहीं सकता था और सबको मौका दे भी नहीं सकता था। सुबह से यहाँ तक अब तक तकरीबन 16 मकालात पेश किए गए हैं। 4 मकालात और रह गए हैं, जिनमें 3 तलबा हैं और एक मेहमान गिरामी हैं। इनके अलावा 11 मकाले जामिअतुल फलाह की तालिबात के आए। जामिअतुल तय्यबात तोआ, वहाँ से मुझे 51 मकाले मौसूल हुए। जामिया इस्लाहुल बनात सरायमीर, वहाँ की 72 तालिबात के मकाले मौसूल हुए। इस तरह से उन सब की मजमूई तादाद 172 से ज़्यादा बन रही है। तो ज़रूरी बात है कि मैं सबको ना इनवाइट कर सकता हूँ, ना बुला सकता हूँ, ना उनकी मेहमान नवाजी कर सकता हूँ, ये मजबूरी है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो मकाला नवीसी की एक तहरीक चल रही है, इसमें एक बड़ी तादाद सीनियर की भी, जूनियर की भी, तलबा की भी, तालिबात की भी हिस्सा ले रही है। उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। सबको मेमेंटो और तोहफे तायब दिए जा रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो आज मकाला नगारान यहाँ आपके सामने तलबा आए हैं, उनमें से बाज़ ऐसे थे जो गुज़िश्ता सेमिनार में उन्होंने माज़रत की थी कि मैं स्टेज पर नहीं आ सकता, लेकिन इसमें उन्होंने तैयारी की और हिम्मत की और यहाँ तक आकर के उन्होंने पेश किया। इसी तरह से बाज़ तलबा ऐसे भी थे जो हमको मिले, जो 2 सफ़ा नहीं लिख सकते थे, लेकिन अब वो 10 सफ़ा और 15 सफ़ा लिखने के लायक हो गए हैं। इसी तरह से इससे पहले जो 10 और 15 सफ़ात लिख करके आए थे, अब वो साहिब तसनीफ़ होने जा रहे हैं। तो ये एक जो सिलसिला चल रहा है, मुझे बड़ी खुशी है कि तलबा से ज़्यादा तालिबात की एक बड़ी तादाद है। बम्बई से एक फातिमा रफ़ीक फलाही है, पूरी किताब तैयार करके भेज दी है मकाले के नाम पर। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये काम मेरा नहीं है, आप सबका है। आप सब इस काम को करते रहिए, गांव की सतह पर कीजिए, गली की सतह पर, मोहल्ले की सतह पर इसको आगे बढ़ाइए और लिखने पढ़ने की एक तहरीक बर्पा कीजिए। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इस नशिस्त के मकाला निगार जो हैं मोहम्मद हमास तशरीफ़ लाएँ और सियासी निज़ाम की बुनियादी खराबियाँ, इस पर मुख्तसर वक्त में अपना खुलासा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सेमिनार में मेरे मकाले का उन्वान है सियासी निज़ाम की बुनियादी खराबियाँ। हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम की बुनियादी खराबियाँ, एक जामे तज़किया। हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम जो दुनिया का सबसे बड़ी जमहूरियत का हामिल है, अपने दामन में कई गहरे और पेचीदा मसाइल समोए हुए हैं। ये मसाइल न सिर्फ हुकूमती कारकर्दगी को मुतासिर करते हैं, बल्कि मुल्क की माशी तरक्की, समाजी इंसाफ और कौमी एकजहती को शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस तहरीर में हम खराबियों का गहराई से जायजा लेंगे, उनकी तारीखी जड़ों को खोजेंगे, मौजूदा सूरत हाल का तजिया करेंगे और मुमकिन हल की तरफ रहनुमाई करेंगे।
करप्शन एक निज़ामी बीमारी। हिंदुस्तान में बदनवानी कोई नया मसला नहीं है, इसकी जड़ें हमारे नौआबादियाती माजी में पैवस्त हैं। बरतानवी राज के दौरान कायम होने वाला ठेकेदारी निज़ाम दर हकीकत मुनज़्ज़म बदनवानी की बुनियाद थी, जो आज़ादी के बाद भी जारी रही। 1950 से लेकर 1990 तक लाइसेंस राज दौर में तो बदनवानी एक बाकायदा निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर गई थी। आज हिंदुस्तान की करप्शन की कई शक्लें मौजूद हैं। आला सतही करप्शन में 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल जैसे वाक़यात शामिल हैं, जिसमें 1.6 लाख करोड़ का तखमीना नुकसान हुआ है। कोयला स्कैंडल में 1.86 लाख करोड़ रुपए की बदनवानी सामने आई है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, हकीकत में ऐसे सैकड़ों मामलात हैं जो कभी अवामी सतह पर नहीं आते। निचली सतह पर तो करप्शन रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। पुलिस स्टेशन से लेकर सरकारी अस्पताल तक, जमीनी रजिस्ट्रेशन से लेकर कनेक्शन तक, हर जगह आदमी को रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। इसके असरात इंतहाई खतरनाक है। माशी तौर पर ये GDP का 2 या 3% सालाना नुकसान करती है। समाजी तौर पर ये अवामी खिदमात को तबाह कर देती है। बैनुल अक़वामी सतह पर हमारा शुमार बदनवान ममालिक में होता है। 2023 के करप्शन में परसेप्शन इंडेक्स में हम 50वें नंबर पर थे। हक़ मामूलात एक्ट जैसी कोशिशें जुज़वी तौर पर कामयाब रही हैं, लेकिन अब इसे कमजोर किया जा रहा है। लोकपाल और लोकायुक्ता जैसे इदारे मौसर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम सिंगापुर और डेनमार्क जैसे ममालिक के मॉडल से सीखें, टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करें और जामे 20 नुकाती इस्लाही प्लान पर अमल करें। जात पात और फिरका वारियत की सियासत। हिंदुस्तान की सियासत में जात पात और मजहब का इस्तेमाल एक अलमिया है, जिसकी जड़ें हमारी समाजी साख में पैवस्त हैं। मंडल कमीशन 1980 के बाद जात पात की सियासत को नई तवानाई मिली। 1990 की दहाई में राम मंदिर तहरीक ने मजहबी तकसीम को और गहरा कर दिया। आज की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी रियासतों में 70% से ज्यादा उम्मीदवार का इंतखाब जात पात की बुनियाद पर होता है। फिरका वाराना तशद्दुद में 2014 से 2022 के दौरान 28% इजाफा हुआ है। जात पात की सियासत की मासी असरात भी गहरे हैं। मुतादिद वज़ारात से पता चलता है कि ये तालीमी इदारों, रोजगार के मौके और समाजी तहरुक को शदीद मुतासिर करती है। बैनुल अक़वामी सतह पर अगर मुआवजा करें तो जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील और अमेरिका जैसे ममालिक ने अपने यहाँ नस्ली इम्तियाज के खिलाफ काफी हद तक कामयाबी हासिल की है, लेकिन हिंदुस्तान में सूरत हाल अभी तक बेहतर नहीं हो सकी। इसका हल तालीमी इस्लाहात, माशी शमूलियत के प्रोग्रामों और मज़ाहिब हमांगी के अमली अक़दामात में पोशीदा है। हमें 25 नुकाती तालीमी इस्लाहात, समाजी तहरुक को बढ़ाने के प्रोग्रामों और मजहबी हमांगी के लिए अमली इक़दामात करने की जरूरत है। खानदानी सियासत का गलबा है। हिंदुस्तान की सियासत में खानदानी वरासत का निज़ाम एक और बड़ा मसला है। लोकसभा में 30% अरकान सियासी खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सियासी असम्बलियों में ये शरह 40% तक पहुँचती है। 1947 से अब तक के तमाम अहम सियासी खानदानों का जायजा लें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। नेहरू खानदान, गांधी खानदान, करुणानिधि खानदान, ठाकरे खानदान, यादव खानदान, ये सब सियासी जमातों को अपनी जाती जागीर समझते हैं। काबिलियत के बजाय नस्ब को तरजीह देने का नतायज इंतहाई खतरनाक है। नए लीडरों के लिए मौके कम होते जाते हैं। जमहूरियत के बजाय बादशाहत का निज़ाम कायम होता जाता है। दुनिया भर में सियासी वरासत पर पाबंदियों के मुख्तलिफ मॉडल्स मौजूद हैं। हमें अपने आइन में मुतालिका दफात का जायजा लेना चाहिए और कम अज कम 15 तजवीज़ करता कानूनी तब्दीलियाँ करनी चाहिए ताकि इस निज़ाम को तोड़ा जा सके। इंतखाबी निज़ाम की कमजोरियाँ। हमारा इंतखाबी निज़ाम भी कई बुनियादी खराबियों का शिकार है। 2019 के आम इंतखाबात में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ, जिसका 75% हिस्सा गैर कानूनी या गैर रिपोर्ट शुदा था। जाली वोटिंग, मीडिया मैनेजमेंट और गुंडागर्दी इंतखाबी अमल को मुमस कर देती है। 1952 से 2024 तक के तमाम इंतखाबात का जायजा ले तो एक वाज़ेह तस्वीर उभरती है कि हमारा इंतखाबी निज़ाम वक्त के साथ बेहतर होने के बजाय और ख़राब होता जा रहा है। इसका हल जदीद टेक्नोलॉजी खासतौर पर ब्लॉकचेन के इस्तेमाल में पोशीदा है। हमें 10 तरक्की याफ्ता ममालिक के इंतखाबी मॉडल से सीखना चाहिए और एक 50 नुकाती इंतखाबी इस्लाही प्लान पर अमल करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का बुरान। हमारी ब्यूरोक्रेसी में कई मसाइल का शिकार है। 3 करोड़ से ज़ायद मुकदमा ज़ेर इल्तिमा सरकारी कामों में
ताख़ीर का औसत वक्त 3 से 7 साल है। ICS से IS तक के सफर में हमारी ब्यूरोक्रेसी ने कई तब्दीलियां देखी हैं, लेकिन 1947 के बाद अहम इस्लाही कमीशन के सिफारिशात पर सही तरीके से अमल नहीं हुआ है। 20 बड़े स्कैंडल्स का तजिया करें तो पता चलता है कि निज़ाम में गहराई तक बदनुमाई शरारत कर चुकी है। पुराना और पेचीदा निज़ाम, तरबियत की कमी और सियासी दबाव ने मिलकर ब्यूरोक्रेसी को नाकारा बना दिया है। इसके लिए हमें मुकम्मल निज़ाम के असर तश्कील की ज़रूरत है। नतीजा, हिंदुस्तान के सियासी निज़ाम की खराबियों पर एक जामे नज़र। हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम, जो कभी दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत का रोशन मिसाल समझा जाता, आज कई गहरे बुरानों का शिकार है। ये बुरान सिर्फ इंतजामी या तकनीकी नहीं, बल्कि ये हमारी जमहूरियत की बुनियादी इक़्तिदार को खोखला कर रहे हैं। अगर इन मसाइल पर फौरी तवज्जो न दी गई तो आने वाली दहाइयों में हमारी सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो सकता है। जमहूरियत की रूह को लगने वाले ज़ख्म, हमारा सियासी निज़ाम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से वापसी मुश्किल होती जा रही है। करप्शन, जो कभी एक छोटी मोटी बीमारी समझी जाती थी, अब पूरे निजाम में सिरायत कर चुकी है। सरकारी दफातर से लेकर पार्लियामेंट तक हर सतह पर बदवानी ने अपने जड़ें गहरी कर ली हैं। 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल हो या कोयला स्कैंडल, ये सिर्फ चंद मिसालें हैं जो अवामी सतह पर आ गई हैं। हकीकत में तो ऐसे सैकड़ों मामलात हैं जो कभी मंजर आम पर नहीं आते हैं। इदारों का सवाल, जमहूरियत का अलमिया, वो इदारे जो जमहूरियत की हिफाजत के लिए बनाए गए थे, आज खुद बुहरान का शिकार है। अदलिया के 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं। ब्यूरोक्रेसी सियासी दबाव में घिर चुकी है। मीडिया, जो कभी जमहूरियत का चौथा सुकून कहलाता था, आज का रिपोर्ट मफादात का अलाकार बन चुका है। ये सब मिलकर हमारी जमहूरियत की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। इसी बात पर मैं अपने मकाले का इख्तिताम करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब वामिद साहब से गुजारिश है कि आप अपने हाथों से मेमेंटो देकर के मौलाना मोहम्मद उमर असलम साहब से गुजारिश है कि आप मौलाना आमिर रशादी साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश करें। जनाब मतीउल्लाह साहब से गुजारिश है कि आप मुफ्ती शरफुद्दीन साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश फरमाएं। जनाब डॉक्टर अबूज़र साहब से गुजारिश है, डॉक्टर अबूज़र नदवी साहब से, कि वो तलहा नदवी, ओसामा नदवी साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश करें। मोहम्मद अज़जद तशरीफ लाएं और अपना मकाला पेश फरमाएं। मोहम्मद अज़जद।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सेमिनार में मेरा उन्वान मकतब की तालीम, उनका मेयार, असबाब और इलाज। मकतब की तालीम, मकतब के मायना लिखने की जगह है। मकतब की तालीम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चा मकतब में तालीम हासिल करके अपने दीन के सिलसिले में बहुत कुछ सीख लेता है और अपनी मजहबी किताब जिसको अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नासिल किया, जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, उसको पढ़ना सीख जाता है। इंसान को जानवरों से मुमताज़ रखने वाली चीज़ों में से एक चीज़ फ़न क़िराअत और फ़न किताबत भी है और ये फ़न उसको मकतब से हासिल होता है। मकतब की तालीम बच्चों के लिए पत्थर की लकीर होती है। बच्चा मकतब की तालीम कभी नहीं भूलता। बच्चे का नफ्स सादा वर्क की तरह होता है। जिस तरह सादे वर्क पर जो कुछ लिखो या उस पर कोई खत खींचो तो उस पर नक्श हो जाता है, उसी तरह बच्चा मकतब में जो कुछ भी सीखता है वो उसके दिल के वर्क पर नक्श हो जाता है। बच्चा मकतब की तालीम के ज़रिए ही अल्लाह के हुकूक और वालिदैन के हुकूक को पहचानता है और उसी तालीम के ज़रिए ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानता है, जिससे उसको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो ज़िंदगी गुजारने का सही तरीक़ा सीख जाता है। और अगर बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारेगा तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएगी। इससे ये पता चलता है कि मकतब की तालीम छोटे बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मेयार, मकतब किसी कौम की तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। एक मेयारी मकतब न सिर्फ तालीमी लिहाज से मजबूत होता है बल्कि अखलाकी, जहनी और जिस्मानी तरबियत का भी बेहतरीन ज़रिया होता है। मकतब का असल मेयार उसके असातिज़ा, निसाब, माहौल और तलबा की कारकर्दगी से जांचा जाता है। एक मेयारी मकतब में तालीम के साथ तरबियत पर भी जोर दिया जाता है। वहाँ के असातिज़ा इल्म और अखलाक के पैकर होते हैं और बच्चों को खुलूस के साथ इल्म सिखाते हैं। ऐसा निसाब मुरतब किया जाता है जो न सिर्फ जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करता है बल्कि तलबा की फितरी सलाहियतों को भी उजागर करता है। मकतब का माहौल साफ सुथरा, दोस्ताना और सीखने के लिए मौजू होता है। मेयारी मकतब में हम निसाबी सरगर्मियों जैसे खेल, तकरीरी मुकाबले और इल्मी मेले भी शामिल होते हैं जो बच्चों की शख्सियत साजी में मदद देते हैं। एक अच्छा मकतब बच्चों को महज किताबी कीड़ा नहीं बनाता बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान, बाअखलाक शख्स और कामयाब फर्द बनाता है। आखिर में एक मेयारी मकतब ही एक मेयारी मुआशरा तश्कील दे सकता है। लिहाजा वालिदैन, असातिज़ा और हुकूमत की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो मकतब के मेयार को बुलंद करने में अपना किरदार अदा करें। असबाब, मकातीब के दरवाज़ों पर ताला लगने की सबसे बड़ी वजह बच्चों के माँ बाप और उनके जिम्मेदारान हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या जज बनेगा। यही सब सोचें उनके बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में दाखिला कराती है और फिर बच्चा गांव के मकतब को छोड़कर दूसरी जगह तालीम हासिल करने चला जाता है। और यही नहीं, धीरे धीरे इसमें मुसाबका होने लगता है कि अरे फलां का बेटा गाड़ी से स्कूल में पढ़ाई करने जाता है और हमारा बच्चा गांव के एक छोटे से मकतब में पढ़ाई करने जाएगा। फिर ये आना उनके बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने भेज देती है। इसी तरह देखते देखते गांव के अक्सर बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने चले जाते हैं। आखिर में इक्का दुक्का बच्चे रह जाते हैं जिनको भी मजबूरन उस मकतब से कूच करना पड़ जाता है। फिर ये मकतब जो अंधेरे में रोशनी, जिस्म की रूह और गांव की शान होता है वो खंडर बनकर रह जाता है। मकातिब के बंद होने की और बड़ी वजह मंदज़ैल हैं मेंबरान और उनके निज़ाम, नाक़िस इंतज़ामिया और क़यादत, मेंबरान की गैर संजीदगी, अंदरूनी इख्तिलाफात और सियासत। मेंबरान और निज़ाम, मकतब किसी भी मुआशरे की तालीमी और तरबियती ढांचे की बुनियाद होता है। ये वो मकाम है जहाँ बच्चों को दीनी, अखलाकी और तालीमी उसूल सिखाए जाते हैं और उनकी शख्सियत की तामीर होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल कई मकतब बंद हो रहे हैं या अपने असल मकसद से हट चुके हैं। इस बंदिश की बुनियादी वजह न सिर्फ खारजी हालात हैं बल्कि खुद मकतब के मेंबरान और निज़ाम चलाने वाले भी इसमें बराबर के शरीक हैं। नाक़िस इंतज़ामिया और क़यादत, मकतब की कामयाबी का इन्हिसार उनके मुंतज़िमीन पर होता है। जब निज़ाम चलाने वाले अफराद इखलास, अमानत और दयानत से खाली हो जाएं, उनकी तरजीहात ज़ाती मफाद बन जाएं तो मकतब का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। नज़्म ज़ब्त में शफ़ाफ़ियत और मशवरे की फ़िज़ा न हो तो इदारे में बदएतिमादी और बिगाड़ पैदा होता है। मेंबरान की गैर संजीदगी,
मकतब के मेम्बरान चाहे वह असातिज़ा हों, वालिदैन हों या मुआविनीन हों, अगर अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरतेंगे तो मकतब की बुनियाद हिल जाएगी। वालिदैन बच्चों को वक्त पर ना भेजें, असातिज़ा तालीम को महज मुलाजमत समझें या स्टाफ के लोग आपसी तकरार में उलझें तो इदारे की तरक्की रुक जाती है। अंदरूनी इख्तिलाफात और सियासत। अक्सर मकातिब में आपसी इख्तिलाफात और सियासी सोच निज़ाम को तबाह कर देती है, बजाय इसके कि मकसद तालीम और तरबियत हो। लोग ओहदों और असर और रसूख की दौड़ में लग जाते हैं। नतीजतन मकतब एक तालीमी इदारा कम और सियासी अखाड़ा ज़्यादा बन जाता है। इलाज। इसका इलाज यह है कि पहले तो हर गांव, हर शहर, हर ज़िले में मकातिब कायम होने चाहिए और इसका बाज़ाब्ता निज़ाम होना चाहिए और हर मेंबर को अपनी जिम्मेदारी, इख्तियार और जवाबदेही का इल्म होना चाहिए। बाहमी मशवरे का इंतज़ाम होना चाहिए। कुरान का उसूल है वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, उनके मामलात बाहमी मशवरे से तय होते हैं। फैसला इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि बाहमी मशवरे से होने चाहिए ताकि सबको एतमाद हो। मुस्तहकम अंदाज में बतजवीद कुरान मजीद की तालीम होनी चाहिए। सुन्नत रसूल और आदिया यौमिया का हिफ्ज़ होना चाहिए। मुसलसल जायज़ा और एहतिसाब होना चाहिए। तालीमी मेयार की बेहतरी होनी चाहिए। सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि नज़्म ज़ब्त, सलीक़ा, इखलाक और वक्त की पाबंदी पर भी जोर दिया जाए और असातिज़ा को बताया जाए कि वह सिर्फ मालूमात ना दें बल्कि तरबियत भी करें। बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी के हवाले से एक और बात कि बच्चों के साथ दौरान तालीम बहुत ज़्यादा सख्ती इख्तियार न की जाए। इससे बच्चों पर यह असर पड़ता है कि बच्चे डर की वजह से झूठ के आदी हो जाते हैं। बच्चों पर दस्त दराजी बच्चों को मक्कारी, धोखाधड़ी सिखा देती है और फिर धीरे धीरे ये उनका अखलाक बन जाता है। इब्न खल्दून ने अपनी किताब मुक़द्दमा इब्न खल्दून में लिखा है कि तालीम के सिलसिले में बच्चों के साथ नरमी और शफ़क़त का मामला किया जाए और ये भी लिखा है कि अगर नरमी और शफ़क़त से न माने तो उनके साथ सख्ती की जाए और उसकी हद भी मुतय्यन की है और वो 3 छड़ी है। इन बातों का खुलासा ये है कि बच्चों को तालीम की तरफ रग़बत दिलाने में सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उनके साथ नरमी का मामला किया जाए और अगर इससे न माने तब उनके साथ सख्ती और शिद्दत का मामला किया जाए। वस्सलाम। मौलाना मोहतरम आमिर रशादी साहब से गुजारिश है कि अपने हाथों से तालिब इल्म को अबू हमजा तशरीफ लाएं और अपना मकाला पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हाज़िरीन अंजुमन, आज के इस सेमिनार में हमें पेश करदा मरकज़ी उन्वान मौजूदा मसाइल और उनके हल में मेरा दैली उन्वान मुसलमानों के आपसी ताल्लुकात की सूरत हाल, तज़िया और रास्ते कार। मोहतरम, इस्लाम एक जामे और आलमगीर मज़हब है जो इत्तेहाद, अख़ुवत और अदल पर जोर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मा, और हमने तुम्हें एक उम्मत बनाकर भेजा। सूरह बकरा आयत नंबर 143। मगर मौजूदा दौर में मुसलमानों के आपसी ताल्लुकात में कई पेचीदगियाँ और तनाज़ुआत पैदा हो चुके हैं। यह सूरत हाल न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई ताकत को कमज़ोर कर रही है बल्कि आलमी सतह पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सतह ब सतह मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात का तज़िया। नंबर 1, आलमी सतह। आलमी सतह पर मुसलमानों के ताल्लुकात नहायत ही खस्ता है। खिलाफत राशिदा के बाद सियासी इख्तिलाफात ने फ़िरका वाराना शक्लों को जन्म दिया। जैसे जंग सिफ़ीन ने शिया सुन्नी तकसीम को हवा दी। बाद अज़ा अब्बासी, फ़ातिमी और उस्मानी सल्तनतों के दौर में मजहबी तफासीर और फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली
ने तनव्वु तो पैदा किया, लेकिन ये तनव्वु इख्तिलाफ राय के बजाय इख्तिलाफ ज़ात बन गया जब सियासी क़यादत ने मजहब को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी सिर्फ मुसलमानों का सरबराह और इमाम बनने की कोशिश में मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सऊदी अरब ने अपना कारसाज अमेरिका को बना रखा है, जबकि ईरान ने रूस को। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये सब एक परचम के तहत जमा होते और इन दोनों ताकतों को ललकारते। नंबर 2, मुल्की सतह। मुल्की सतह पर भी मुसलमानों के आपसी ताल्लुकात बेहाल हैं। फिरका वाराना तकसीम यानी शिया सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी और दीगर छोटे गिरोहों के दरमियान अकायद, इबादत और फ़िक़ही मसाइल पर इख्तिलाफ़ात ने मुसलमानों के दरमियान एक गहरी खलीज पैदा कर दी है। कभी कभार ये इख्तिलाफ़ात तशद्दुद और खूनरेज़ी तक पहुँच जाते हैं, जैसे पाकिस्तान, इराक और शाम में देखने में आया। नंबर 3, इलाक़ाई सतह। इलाक़ाई सतह पर भी मुसलमानों का रब्ते बाहमी नहायत कमज़ोर है। भाई भाई का रकीब है, ख़ानदानों में इंतशार बरपा हुआ है, मुसलमान बाहम दस्तो गरेबा हैं। नंबर 4, उलमा और रहनुमाओं का किरदार। बाद मजहबी रहनुमा और उलमा अपने महदूद नज़रियात को फ़रोग़ देकर अवाम को मुतफर्रिक़ करने का सबब बनते हैं। फतवाबाजी, तकफ़ीर और दूसरे फ़िरक़ों को गुमराह करार देने की रिवायत ने नफ़रतों को हवा दी है। अल्लामा इक़बाल का एक शेर है कि फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। वो हिकमत अमलियाँ जिनको हमें इख्तियार करना चाहिए। नंबर 1, दीनी तालीम में इस्लाहात। मदारिस और तालीमी इदारों के निसाब में उम्मत वाहिदा का तसव्वुर शामिल किया जाए। तलबा को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ऐसे वाक़यात पढ़ाए जाएँ जो इत्तेहाद को फ़रोग़ देते हों। इख्तिलाफ़ राय को इस्लामी अदब का हिस्सा बनाया जाए ताकि नौजवान समझ सकें कि इख्तिलाफ़ात अदावत नहीं होते। नंबर 2, बैनुल मज़ाहिब मुकालमा। शिया सुन्नी और दीगर फ़िरक़ों के उलमा को मुश्तरका कॉन्फ्रेंसेस में शामिल किया जाए ताकि बाहमी गलतफ़हमियाँ दूर हों। मज़हबी रहनुमाओं को कुरान और सुन्नत की रोशनी में इत्तेहाद की तालीमात पर जोर देना चाहिए। नंबर 3, सियासी सतह पर इक़दामात। मुस्लिम ममालिक को OIC जैसे फोरम्स को फ़आल बनाना चाहिए ताकि मुश्तरका मसाइल पर यकजहती दिखाई जा सके। इलाक़ाई तनाज़ुआत को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए सालसी का किरदार अपनाना चाहिए। खुलासा, मुसलमानों के आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के बुनियादी उसूलों की तरफ वापसी में है। कुरान पाक ने सूरह आल इमरान 103 में वादे फरमाया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रक़ू, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और बाहम तफरका ना पैदा करो। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इख्तिलाफ़ात को फ़िक्र व अमल की बुनियाद बनाने के बजाय मुश्तरका दुश्मनों जैसे इस्लामोफोबिया, माशी इस्तिहसाल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएँ। याद रखिए, उम्मत मुस्लिमा की ताकत उसके इत्तेहाद में है और इत्तेहाद ही वो हथियार है जो हमें मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के काबिल बना सकता है। अब एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि टूटे हुए तारे जो बिखरे हैं आसमानों में, टूटे हुए तारे जो बिखरे हैं आसमानों में, एक दिन इन्हें मिलकर निज़ाम फलक बनाना होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। जनाब उमैर साहब कौरा गहनी तशरीफ़ लाएँ। ये मास कम्युनिकेशन के तालिब इल्म हैं। इनसे गुजारिश है कि ये भोपाल में रहते हैं, इस वक्त घर आए हुए हैं। इनसे गुजारिश है कि अपने हाथों से मेमेंटो दें। उमैर साहब यहीं मौजूद हैं और मौलाना आमिर रशादी साहब के हाथों
अपना मेहमान की हैसियत से बस खत्म हो रहा है। 5 मिनट मुफ्ती शरफुद्दीन आज़मी कासमी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपना मकाला पेश करें। गिरामी क़द्र उलमा-ए-इज़ाम, ख़ुसूसन कायद मिल्लत हज़रत मौलाना आमिर रशादी साहब, मौलाना फजलुर रहमान इस्लाही साहब और सेमिनार के कन्वीनर मौलाना सिकंदर इस्लाही साहब, डॉक्टर शहनवाज साहब और दूसरे दानिशवरान इकराम और अजीज़ तलबा, आज की इस बज़्म में और इल्मी बज़्म में मकाला तो मैंने जो उन्वान दिया गया था मकतब का मेयार असबाब इलाज, उस पर कुछ लिखने की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट में मैं सोच रहा हूँ कि अपने एहसासात का इजहार कर दूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि बड़ी अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंसें, अज़ीमुश्शान जलसे, आलमी पैमाने के या मुल्की पैमाने के जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं उनसे वो काम नहीं बन पाता जो काम गांव की दूरफुतादा मकामात में छोटी छोटी मसाजिद में होता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बज़्म बहुत आला पैमाने की, आलमी पैमाने की, मुल्की पैमाने की है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी नहीं कह सकता कि दूरफुतादा मकामात या गुमनाम बस्तियों की छोटा सा ये एक चिराग है, ये भी नहीं कह सकता। छोटा सा चिराग उस वक्त था जब मौलाना सिकंदर इस्लाही साहब ने आज से चंद साल पहले लखनऊ में इस शमा को जलाया था। आज इसकी गौंच मेरे ख्याल में मुल्की सरहद से निकलकर आलमी पैमाने पर पहुँच चुकी है, लेकिन बात वही है जो मैंने की है, जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश की कि एक छोटे से चिराग ने वो काम किया कि वो काम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों और बड़े बड़े सेमिनारों से नहीं हो सका। मतलब ये है कि आप हज़रात ने सुना था कि सिर्फ इसी एक सेमिनार में लिखने वालों की तादाद 160 से मुतजाविज़ है, जिसमें तलबा भी हैं, दानिशवरान निज़ाम भी हैं, उलमाए किराम भी हैं। यकीनन ये कामयाबियों में निहायत आला कामरानी और निहायत आला कामयाबी है। मैं इस जहन साजी के लिए और किरदार साजी के लिए और जहनी बुलंदी पर बेशुमार तलबा को और बेशुमार उन लोगों को जिनका रिश्ता कलम से नहीं था या जिनका रिश्ता किताब से नहीं था, मौलाना सिकंदर इस्लाही साहब ने ऐसा अटूट रिश्ता कायम किया कि उनमें से कितने मुसन्निफ हो गए, कितने मकाला निगार हो गए और कितने मुहक्किक और कितने मजमून निगार हो गए। मैं सबसे पहले मौलाना सिकंदर इस्लाही साहब, उनके मुआविनीन और उनके किसी भी तरह के जो उनके साथ काम करने वाले हैं अपनी तरफ से तहनीत पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इस तरह की मजलिसें और इस तरह के इल्मी बज़्म का जो सिलसिला उन्होंने कायम किया है, ये सिलसिला यूँ ही तादेर कायम रहे और इसके ज़रिए से इल्मी चिराग से चिराग जलता रहे और एक कहकशा बन करके इस मुल्क में अपना इल्मी फरीज़ा और किरतास व कलम का फरीज़ा और तसनीफ़ व तालीफ़ का फरीज़ा, रिसर्च का फरीज़ा उसके ज़रिए अंजाम पाता रहे।
वक्त नहीं है और वक्त की किल्लत के पेश नज़र मैं थोड़ा सा 5 मिनट जो मैंने कुछ लिखा है वो मैं आप हज़रात के सामने पेश कर देता हूँ। पसे मंज़र में थोड़ा सा जाइए। आज़ादी से पहले 1835 में लॉर्ड मैकाले यहाँ का हिंदुस्तानी गवर्नर और बराए कानून ये पहला जनरल था। इसने अपने खिताब में कहा था, हिंदुस्तान की तूल अर्ज़ में मैंने सफ़र किया है, मुझे वहाँ कोई भिखारी या कोई चोर नज़र नहीं आया। इस मुल्क में मैंने बहुत दौलत देखी है, लोगों की अखलाकी अक़दार बुलंद हैं और समझ बूझ इतनी अच्छी है कि मेरे ख्याल में हम उस वक्त तक इस मुल्क को फतह नहीं कर सकते जब तक कि हम उनकी दीनी और सकाफती अक़दार को तोड़ न दें जो उनकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि हम उनके निज़ाम तालीम तहज़ीबी अक़दार को तब्दील कर दें, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी लोग ये समझें कि हर अंग्रेज़ी और गैर मुल्की अशिया उनसे बेहतर है तो वो अपना कौमी वक़ार और तहजीब खो देंगे और वैसी ही मखलूक कौम बन जाएंगे जैसी हम बनाना चाहते हैं। फ़िक्री और ज़हनी एतबार से हिंदुस्तानियों को मफलूज करना, ब्रिटिश हुकूमत का हमनवा और खिदमत गुजार बनाना और ईसाई नज़रिया व अक़ायद का पैरोकार बनाना ये अंग्रेज़ी इस्तेमार का कलीदी मंसूबा था। लॉर्ड मैकाले ने ही उसी में ये कहा था कि एक ऐसा तबका मारिज़े वजूद में लाने के लिए होना चाहिए जो हम में और उन करोड़ों इंसानों के माबैन जिन पर हम हुकूमत कर रहे हैं तर्जुमानी का फरीज़ा सरअंजाम दे। ये तबका ऐसे अफराद पर मुश्तमिल हो जो रंग व नस्ल के लिहाज से तो हिंदुस्तानी हो लेकिन ज़ौक़, ज़हन, अखलाक और फ़हम व फ़रासत के एतबार से अंग्रेज़ हो। लेकिन ये मंसूबा उनका था, इस मंसूबे पर अमल भी किया गया और मुल्की पैमाने पर किया गया, हुकूमती पैमाने पर किया गया। ईसाई मशीनियाँ और सारी मशीनियाँ सरगर्म थीं। लेकिन उसी ज़माने में 1866 में एक दीवाना, एक कलंदर, एक दरवेश और दाना दरवेश और दानिशमंद दरवेश, उसने ये महसूस किया कि ये मंसूबा इसी तौर पर ये टूट सकता है और इसको नाकाम इसी सूरत में बनाया जा सकता है कि हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में हम ऐसा निज़ाम इसके जो है इसके मुसावी या इसके खिलाफ बना दें कि गुमनाम सी बस्तियों में जहाँ कोई ना पहुँच सकता हो, जहाँ आम तौर से हुकूमतों की रसाई ना हो, वहाँ छोटी छोटी बस्तियों में छोटे छोटे मकातिब खोले जाएं। 1866 में दिल्ली से 150 किलोमीटर की मसाफत पर एक गुमनाम करिए में और गुमनाम बस्ती में दारुल उलूम देवबंद की उसने बुनियाद डाली और फिर उस दरवेश ने एक मकातिब की तहरीक की और उसको ऐसी मकबूलियत मिली और ऐसा जाल बिछा पूरे मुल्क में कि लॉर्ड मैकाले का वो मंसूबा कि हम ऐसी कौम बनाना चाहते हैं जो ज़हन दिल के एतबार से जो ज़हन जिस्म के एतबार से हिंदुस्तानी हो लेकिन फ़िक्र और ज़हन के एतबार से वो अंग्रेज़ हो, वो उसका नज़रिया पाश पाश और उसका मंसूबा पाश पाश हो गया। इसकी तफसील इस मकाले में लिखी गई है। इसका एक हिस्सा ये भी था कि आज के दौर में वही मकातिब इतने ज़वाल आशना क्यों हैं, इतने पसमादा क्यों हैं और कौम ने अपना चेहरा उससे क्यों मोड़ा है, इतनी पसमादगी उसकी क्यों, उस पर तफसील से रोशनी डाली गई है। और फिर उसके बाद असबाब क्या है, उन असबाब में से कुछ जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं वो चीज़ आप हज़रात के सामने मैं पेश कर देता हूँ। 2-3 मिनट में होगी इंशाअल्लाह। मकातिब के निज़ाम तालीम, तरीक़े तालीम, निसाब तालीम की तरफ गौर करना चाहिए, मगर अरबाब हल व अक़्द इस मामले में न तजदीद के कायल थे और न ही इस हवाले से उनके यहाँ कोई मनसूबा बंदी थी।
कि जदीद आलात व वसाइल, जदीद तरीक़े तालीम और ज़िंदा उसलूब व निज़ाम के ज़रिए दीन के इन क़िलों को इस्तेहकाम अता किया जाए। बिलाखिर मासूम बच्चों को इस्लामी तालीम और तरबियत के ज़रिए उनकी फ़िक्री, अमली, दीनी, ईमानी किरदार साजी और जहन साजी करने वाले मकातिब की बड़ी तादाद ख़त्म हो गई या अहल खैर की गफलतों की नज़र होकर बेजान हो गई। इसका रास्त असर समाज पर यह हुआ कि कॉन्वेंट स्कूलों और नर्सरी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे इस्लामी तालीमात से यकसर नाबलद होकर रह गए। उनकी ज़िंदगियाँ अगरचे दुनियावी एतबार से तरक्की के बाम पर पहुँच गईं, मगर हकीकत में नाकामियाँ उनके हाथ आई हैं कि एक इंसान का ईमान की सूरत में जो असल असासा है उससे मुस्तकिल महरूमी उनका मुकद्दर हो गई। खल्लाक़ आलम की अज़मत, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अपनी ज़िंदगी के मकासिद और नस्बुल ऐन से अदम वाक़फ़ियत और फिर उसके नतीजे में मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन और उसके मुल्हिदाना अफ़कार व नज़रियात से दिलचस्पी और वाबस्तगी, नीज़ उनके असरात के बाइस इस्लाम और इस्लामी तालीमात व अहकामात से बेजारी और नफ़रत की सूरत में ख़तरनाक नताइज का ज़ुहूर हुआ। मकातिब के मेयार के बुलंदी के लिए दर्ज झैल चीज़ों पर अगर गौर किया जाए और उन्हें मुनज़्ज़म अंदाज में अमल में लाया जाए तो बहुत जल्द उसके बेहतरीन और इनकलाब आफरी नताइज आ सकते हैं। नंबर 1, निसाब में मौजूदा हालात के मुताबिक मुनासिब तरमीम की जाए कि उसके बाद वहाँ से निकलने वाला बच्चा ऐसी इस्तेदाद का हामिल हो कि सरकारी व गैर सरकारी इदारों में आसानी से दाखिला ले सके। ये उसी सूरत में हो सकता है कि मकातिब को इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर किया जाए और दीनियात के साथ असरी तालीम पर भी तवज्जो दी जाए। दूसरे नंबर पर इंतज़ामी मामलात को शफ़ाफ और मुस्तहकम बनाया जाए। दीन की खिदमत के जज्बे से उनकी तामीर और तरक्की पर तवज्जो दी जाए। उसके लिए मुखलिस और खैरखाह पर मुश्तमिल अफराद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। ज़िले के कॉलेजों या बड़े स्कूलों से उनका इल्हाक किया जाए। चौथी चीज़, उम्दा और बासलाहियत असातिज़ा का इंतज़ाम भी उसमें शामिल है। पाँचवीं चीज़, तरबियत। इसके लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में एक रोज़ किसी आलिम या दानिश्वर को मदऊ करें और एक ख़ास मौजू पर 1 घंटे का लेक्चर दिलाएं और इस अमल को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। उन चीज़ों पर अब बड़े बड़े इदारों ने तवज्जो दी है। नर्सरी, स्कूलों और मॉडर्न इदारों की तरह मकतब के तालीमी निज़ाम को ढाला है। आखिरकार निसाब और निज़ाम की तजदीद और तामीर के खुशगवार और सेहत अफजा नताइज ने साबित किया कि ये काम और कोशिश बहुत पहले होनी चाहिए थी। अल्लाह तबारक व तआला इस काम को करने वाला कोई उठा दे और इस काम के लिए असबाब मुहैया फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।